ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार और राज्य को जलाकर खाक कर दिया जाता है। और ये सब हुआ है धोखे से, और धोखा देने वाला और कोई नहीं बल्कि राजकुमार का कोई अपना ही होता है। लेकिन इसके बाद वो उस आदमी से बदला लेने का संकल्प लेता है। तो क्या एक मासूम सा बच्चा अपना सब कुछ खोने के बाद एक महान हीरो बन पाएगा? चलिए जानते हैं। ये कहानी आज से सदियों पुरानी है। एक योद्धा का सच्चा सम्मान उसे युद्ध और मौत के जरिए मिलता है। ताकाउची आशिकागा जो जापान के इतिहास का एक बहुत ही महान योद्धा था, लेकिन वो हमारी इस कहानी का हीरो नहीं है। और इसके बाद हम एक छोटे लड़के को देखते हैं और इसका नाम तोकियुकी है। और कुछ आदमी इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसे पढ़ाई लिखाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहीं उसका छोटा भाई पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होता है। दूसरी ओर तोकियुकी घरों की छत पर भाग रहा था बिना किसी फिक्र के। वहीं उसके गार्ड्स उससे कह रहे थे, आप गिर जाएंगे मास्टर, प्लीज नीचे उतर आइए। लेकिन ये शोर शराबा सुन एक बुढ़ा कहता है, शोर मचाना बंद करो, इस वक्त हम ताकाउजी को युद्ध के लिए भेज रहे हैं। और इतनी ही देर में तोकियुकी सोल्जर्स के बीच आकर छुप जाता है। लेकिन ताकायुजी उसे ढूंढकर कहता है, मास्टर आप छिपने में बहुत माहिर हो। और दोस्तों यही है ताकाउजी आशिकागा, एक महान योद्धा। माय लॉर्ड, मैं युद्ध में जा रहा हूँ और मैं आपको ये सिद्ध करूंगा कि मैं आपके और होजो क्लैन के प्रति कितना वफादार हूँ। तोकियुकी कहता है, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि युद्ध में जीत आपकी हो। और दोस्तों तोकियुकी होजो क्लैन का अगला वारिस है, होने वाला नया राजा। और अब हम इसे युकी बुलाएंगे, ओके। वैसे इन सब बातों के बाद ताकाउजी युद्ध के लिए रवाना हो जाता है। तभी एक लड़की क्योको युकी से आकर कहती है, ताकाउजी से बात करते हुए तुम इतने नर्वस क्यों हो जाते हो? एक दिन वो तुम्हारे आदेशों का पालन करेगा और मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। और इसके बाद वो उसे किस करने ही वाली थी कि तभी वहाँ युकी को ढूंढते हुए गार्ड्स आ जाते हैं। और युकी क्योको के पास से बहुत तेज भागता है, जो देख एक समुराई कहता है कि ये लड़का सिर्फ भागने और छिपने में माहिर है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये भी अपने पिता की तरह सिर्फ दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। ये बात सुन क्योको कहती है, कठपुतली बनकर शासन करने में आखिर दिक्कत ही क्या है? उनकी जिंदगी तब भी बहुत लग्जरियस होती है। लॉर्ड युकी में टैलेंट की बहुत कमी है, लेकिन वो बहुत दयालु है और मेरी उससे शादी होने के बाद मेरी जिंदगी भी शानो शौकत भरी हो जाएगी। दूसरी ओर ये दोनों गार्ड्स युकी को अब तक ढूंढ नहीं सके और इसीलिए ये दोनों हार मानकर यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं युकी इनके बिल्कुल ऊपर छुपा हुआ था। इसके बाद युकी नीचे आता है और हम उसके हाथ में एक कुत्ता देखते हैं। तभी उसका छोटा भाई कुछ खाने के लिए लेकर आता है। इसके बाद ये दोनों घर की छत पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का युकी का बड़ा भाई है, लेकिन ये राजा इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये राजा की रखेल का बेटा है और इसीलिए उसके खून को गंदा माना जाता है। और इन बातों से युकी थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन तभी वो दोनों गार्ड्स उसे ढूंढते हुए छत पर भी आ जाते हैं और इसके बाद उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी युकी उस कुत्ते को अपने बड़े भाई को देकर छत की एक ओर से दूसरी ओर कूद जाता है, लेकिन दूसरी ओर वो लटक जाता है। इसीलिए वो तुरंत ही नीचे आकर भागने लगता है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि युकी किस तरह भाग रहा है। और ऐसे ही भागते हुए वो मैंशन के बाहर आ जाता है। वो गार्ड्स उसका अभी भी पीछा कर रहे थे। युकी भागते हुए बहुत खुश था। दूसरे लोग उन गार्ड्स को युकी के पीछे भागते हुए देखकर हंस रहे थे। वहीं युकी भागते हुए उन गार्ड्स से बहुत दूर आ जाता है, एक बहुत ही विशाल पेड़ के पास। और पेड़ पर चढ़कर वो अपने राज्य को देखता है और हमसे कहता है, ये है मेरा राज्य कामाकुरा और यहाँ हमेशा शांति रहती है, इसीलिए मैं हमेशा इसी राज्य में रहना चाहता हूँ। और मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं, भले ही लोग मुझे आलसी, नाकारा या कायर कुछ भी कहते रहें, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है, तुम आलसी नहीं हो, ना ही नाकारा हो, ये तो बस वो भावनाएं हैं जो हर एक इंसान के अंदर होती हैं। मेरे पिता ऐसा ही कहते हैं। और तभी अचानक युकी अपने सामने एक आदमी को देखता है और उसे देख बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। कौन हो तुम?
वो आदमी बताता है, मैं एक प्रीस्ट हूँ, शिनाओ प्रोविंस से, योरीशिबे सुआ। यूकी पूछता है, तुम इस पेड़ पर कब आए? वो आदमी कहता है, मैं तो इसी पेड़ पर बैठा था, मैंने भविष्य में पहले ही देख लिया था कि तुम इस पेड़ पर चढ़ने वाले हो। यूकी पूछता है, तुम्हारे पीछे से ये लाइट क्यों आ रही है? वो आदमी बताता है, मैं एक इनेट होली पावर के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए हमेशा मेरे पीछे से ये रोशनी निकलती रहती है। लेकिन चलो, मैं इस रोशनी को धीमा कर देता हूँ। और मैं कामाकुरा इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इस राज्य के लिए प्रोटेक्शन की दुआ कर सकूं। ये है मेरी असिस्टेंट शिजुकू और इसे कुछ सीक्रेट आर्ट्स आती हैं, इसीलिए मैं हमेशा इसे अपनी मदद के लिए रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर यूकी को इस आदमी पर शक हो रहा था, इसीलिए वो आदमी कहता है, चलो अगर तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है तब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इसके बाद वो यूकी का फ्यूचर देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल में वो काफी परेशान होने लगता है। क्या मैं इस बच्चे को बताऊं आगे क्या होने वाला है, या फिर सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दूं, क्योंकि जो होगा उसी की वजह से वैसा होगा। सो यूकी कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो आदमी कहता है कि मुझे साफ साफ फ्यूचर दिखाई नहीं देता, मुझे वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन मैंने तुम्हारे भविष्य को 2 साल आगे तक देखा है। 10 साल की उम्र में तुम एक ऐसे महान हीरो बन जाओगे जो स्वर्ग को हिलाने की ताकत रखेगा। तुम इस राज्य की किस्मत बदल दोगे। वैसे मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि यूकी तो वहाँ से भाग निकला। सो शिजुकू कहती है, फादर शायद से आपने उसे कुछ ज्यादा ही बता दिया। दूसरी ओर यूकी कहता है, ना जाने वो आदमी कैसी बकवास बातें कर रहा था और ना जाने मुझे जाल में फंसाकर उस आदमी को क्या मिलता। उसे कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होता, लेकिन कुछ पलों के लिए वो बहुत सीरियस हो गया था। इसके बाद वो अपने महल में आता है जहां उसका बड़ा भाई फुटबॉल खेल रहा था और वो ये सारी बातें अपने भाई को बताता है। सो उसका भाई कहता है, शायद से मैं उस आदमी की बातों को जरा जरा समझता हूँ। अगर तुम्हें सही मौके मिले तो तुम पक्का एक हीरो बनोगे। लेकिन तभी वो उस बॉल को जब ऊपर फेंकता है तब वो नीचे नहीं आती और इसके बाद जब वो बॉल नीचे गिरती है उसी के साथ यूकी के बड़े भाई का सिर भी कटकर नीचे गिर जाता है। अब दूसरी ओर हम ताकाउजी को उसकी सेना के साथ देखते हैं। ताकाउजी कहता है, हम लोग इस युद्ध को जीतेंगे। लेकिन अगले ही पल में ताकाउजी अपने बगल में मौजूद जनरल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसके बाद एक आदमी राजा को आकर बताता है कि ताकाउजी हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है और उसने बॉर्डर पर मौजूद हमारी पूरी सेना को खत्म कर दिया है और अब दुश्मन की सेना हम पर हमला करने के लिए यहीं आ रही है। और ये बात सुन ये बुढ़ा यहीं चक्कर खाकर गिर जाता है और इसके अगले पल में हम कामाकुरा राज्य की हालत देखते हैं। दुश्मन की सेना ने सब कुछ तबाह कर दिया है। क्योको जैसी एक छोटी सी बच्ची की इज्जत लूटकर उसे तड़पा कर मारा गया है और पूरे राज्य में मौजूद हर एक जिंदा इंसान को खत्म कर दिया गया है। और आखिर में हम एक जिंदा सोल्जर को देखते हैं जो अगले ही पल में मारा जाता है। और ये सारी तबाही मचाने वाला ताकाउजी ऐसा नरसंहार करने के बाद काफी खुश होता है। यूकी का पूरा परिवार भी मर चुका है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की लाश होती है। तभी एक आवाज उससे कहती है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पिता ने मरते हुए तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी। मैं तुम्हें अपनी सूबा टेरिटरी में लेकर चलूंगा। और इसके बाद सूबा यूकी का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाने लगता है। मैंने यहाँ से भागने की सारी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन तभी यूकी कहता है, मैं अपने परिवार की तरह अपनी जान यही दूंगा। सूबा कहता है, माफ करना, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा है। इस बारे में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ बता तो नहीं सकता, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। और इसके बाद ये तीनों एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। पहाड़ी पर से यूकी देखता है अपने राज्य को जिसमें चारों ओर नर संहार हो रहा है। औरतों की इज्जत लूटकर उन्हें तड़पाकर मारा जा रहा है। ये सब करने वाला है ताकाउजी। यूकी यहाँ याद करता है कि किस तरह ताकाउजी उसके पास आया था, किस तरह वो उससे प्यार करने का दिखावा करता था, लेकिन वो मुस्कुराहट, उसकी बातें, वो सब झूठ थी। लेकिन तभी सूबा कहता है, आपको बदला लेने में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर यूकी को सूबा की बातें और उसकी मुस्कुराहट दोनों झूठ लग रही थी। लेकिन फिर भी यूकी कहता है, जरा इस राज्य को देखो,
सब कुछ खाक होने जा रहा है। क्या सच में मैं कभी ताकाउची को हरा पाऊंगा, जिसने बस 24 दिनों में एक पूरे राज्य को तबाह कर दिया? कल तुमने मुझसे कहा कि मैं एक हीरो बनूंगा, लेकिन इसके लिए मैं बहुत कमजोर हूँ। ताकाउची जैसा कोई ताकतवर ही हीरो बन सकता है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझे भी अब मर जाना चाहिए। इसीलिए प्लीज मुझे एक योद्धा की मौत मरने दीजिए। ये बात सुन सुबा यूकी को पहाड़ी के नीचे धक्का दे देता है और नीचे यूकी का मरना तय है, क्योंकि नीचे दुश्मन के लोग हैं। और तभी वो यूकी को देखते हैं जो पहाड़ी से नीचे गिरा है, और तभी सुबा कहता है वो होजो का बेटा है। ये बात सुनते ही सभी सैनिक यूकी के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन यूकी उन सभी से बचने लगता है। और इतने सारे लोग मिलकर भी एक 8 साल के छोटे बच्चे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूकी छिपने और भागने में बहुत माहिर है। और यूकी को इस तरीके से बचता हुआ देख सुबा कहता है तुम्हारे अंदर का हीरो तब जागता है जब मौत तुम्हारी आंखों के सामने हो। और तभी यूकी सुबा के पास आ जाता है और यहाँ उसने मरने का इरादा बदल लिया है। सुबा कहता है तुम सच में एक हीरो हो। आखिर एक हीरो को छिपना और भागना भी तो आना चाहिए। लेकिन तभी दुश्मन इनके ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन तीरों में से किसी को भी तीर नहीं लगता। और यहाँ से जाते हुए सुबा कहता है ताकाउची तुमने इस बच्चे को जिंदा छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि ये बच्चा इस राज्य का अगला राजकुमार है और इसके अंदर बहुत टैलेंट है। ताकाउची तुम दूसरों को मार कर एक हीरो बने हो और ये लड़का जिंदा रहकर एक हीरो बनेगा। लेकिन बच्चे ताकाउची को हराने के लिए तुम्हें और भी स्किल्स को सीखना होगा और साथ ही कई साथी भी चाहिए होंगे। और जब तक तुम जिंदा हो ताकाउची भी तुम्हें मारने की कोशिशें करता रहेगा, और तब तक तुम्हें उससे छिपना होगा और ताकतवर बनना होगा। चलो अब इस खेल को शुरू करते हैं, खेल राजगद्दी को वापस पाने का। इसके बाद ये तीनों एक घोड़े पर बैठकर सुबा की टेरिटरी में जाने लगते हैं। रास्ते में यूकी अपने राज्य को चलते हुए देखता है और सुबा से पूछता है आखिर मुझ जैसे एक बच्चे की जान बचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सुबा कहता है मैं होजो क्लैन का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन शायद से तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी यूकी रोते हुए कहता है तुमने मुझे फिर से जिंदगी जीना सिखाया है और अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सुबा वो कहता है हाँ मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगा। और आखिर में हमसे कहा जाता है सुबा ने यूकी के भविष्य में देखा है कि आने वाले 2 साल में वो पूरे जापान पर राज करेगा। अब इस बच्चे के सामने बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं और इसी के साथ इस सामुराई प्रिंस के रोमांचक सफर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके अगले सीन में हम यूकी को आग की लपटों के बीच दौड़ता हुआ देखते हैं। उसे अपने परिवार का हर एक शख्स इस आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा था और बस इसी वजह से वो बहुत परेशान होने लगता है। चारों ओर से उसे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे योरीशिगे का सिर आ जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूकी ये सब सपना देख रहा था और योरीशिगे उसे जगा रहा था और उसके पीछे से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। लेकिन तभी शिजुको उसे आकर बताती है लॉर्ड यूकी इस वक्त एक डरावना सपना देख रहे हैं। ये बात सुन योरीशिगे को आइडिया आता है कि उसे लॉर्ड यूकी को अच्छा महसूस कराने के लिए गाल पर किस करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है यूकी उठकर उससे काफी दूर हो जाता है। आखिर तुम ये कर क्या रहे थे? योरीशिगे कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस वक्त हमारे पास मजाक करने का वक्त नहीं है मिस्टर योरीशिगे। आपने कहा था कि हम आपकी टेरिटरी में छुप सकते हैं, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हम यही हैं कामाकुरा में। लेकिन दोस्तों ऐसा इसी वजह से है कि सिटी से बाहर जाने के रास्ते पर काफी सारे सैनिक तैनात हैं, इसीलिए इस वक्त ये सभी इस सिटी से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन पूरा कामाकुरा राज्य बर्बाद हो चुका है और ऐसा करने वाले इसी राज्य के सामुराई हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया। वो ताकाउची। आखिर किसने सोचा था कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे उसका एक खौफनाक चेहरा छुपा होगा। और इसके बाद यूकी योरीशिगे से कहता है तुमने कहा था कि मैं अपने छिपने और भागने की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके अपने राज्य को वापस हासिल कर सकता हूँ, लेकिन एक योद्धा सामने आकर लड़ाई करता है, ना कि भागकर या छुपकर। क्या मैं सच में उससे अपना बदला ले पाऊंगा? वो कहता है हाँ
मैंने अपनी डिवाइन आई से देखा है कि आप भविष्य में एक महान हीरो बनेंगे, लेकिन तब तक आपको ये बोझ सहना होगा। वैसे टाइम पास के लिए हम सांप सीढ़ी का खेल खेल सकते हैं। और इसके बाद वो शिजुको के साथ गेम खेलने लगता है। लॉर्ड यूकी, आप भी आइए ना खेलने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि यूकी कहीं चला गया है। यूकी जा रहा है अपने उजड़े हुए राज्य में, इस आस में कि वहाँ उसे कोई मिलेगा जो उसकी सच में मदद कर सके, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो योरिशिगी पर भरोसा कर सकता है। लेकिन राज्य में सब कुछ जल चुका था और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, अचानक ही उसकी ओर दो लोग आने लगते हैं। इसीलिए वक्त रहते यूकी छिप जाता है, लेकिन तभी वो उनकी बातें सुनता है। क्या तुमने कुनीतोकी होजो का सर कलम होते हुए देखा? और ये बात सुनते ही यूकी वहां आकर उनसे कहता है, ये सच नहीं हो सकता, मेरा भाई मर नहीं सकता। ये बात सुन वो दोनों पूछते हैं, भाई आखिर तुम किसके बच्चे हो? यूकी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, लेकिन तभी योरिशिगे वहां आकर कहता है, ये बच्चा मेरी श्राइन में मेरा चेला है। और वो क्या है कि होजो क्लैन ने हम पर कई सारे उपकार किए थे, इसीलिए जब इसने कुनीतोकी होजो का नाम सुना तो ये जरा भावुक हो गया। इसके बाद यूकी उनसे पूछता है, आखिर कुनीतोकी होजो के साथ हुआ क्या था? और इसके बाद हमें पता चलता है, जिस वक्त पूरे राज्य में आग लगी हुई थी, दुश्मन की सेना चारों ओर पहरा लगा रही थी, वहीं झाड़ियों के बीच हम यूकी के बड़े भाई कुनीतोकी को छुपा हुआ देखते हैं। लेकिन तभी वहां आ जाते हैं उसके अंकल मुनिशिगे। ये आदमी यूकी के पिता का सगा भाई है। कुनीतोकी मुनिशिगे से पूछता है, अंकल आखिर यूकी कहाँ है? जिस पर वो बताता है कि योरिशिगे सुबा ने उसे भागने में मदद की और हमें भी यहाँ से जल्दी बचकर भागना होगा। लेकिन तभी वहाँ दुश्मन के सैनिक आ जाते हैं। मुनिशिगे कहता है, तुम यहीं छुपे रहो, ये लो रैंक सोल्जर्स हैं, ये हमें नहीं पहचानेंगे। मैं इन्हें चकमा देकर आता हूँ। मैं अपनी जान देकर भी आपकी हिफाजत करूंगा, क्योंकि आप मेरी प्यारी छोटी बहन के बच्चे हो। अच्छा, तो ये यूकी के पिता का भाई नहीं है, बल्कि यूकी की सौतेली माँ का भाई है। और इसके बाद मुनिशिगे उन सैनिकों से जाकर बात करने लगता है, लेकिन इसके बाद वो सैनिक कुनीतोकी की ओर जाने लगते हैं। यहाँ मुनिशिगे ने कुनीतोकी को धोखा दे दिया है। वो दुश्मन के साथ मिल चुका है और होजो क्लैन के बड़े बेटे की छुपने की जगह बताकर उसने दुश्मन की सेना की जो मदद की, उसके लिए उसे रिवॉर्ड मिला। और वहीं कुनीतोकी का सर कलम कर दिया गया, वो भी सबके सामने। ये सारी बातें सुनने के बाद यूकी की हालत खराब होने लगती है। धोखा, 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 हर किसी ने हमें धोखा दिया। आशिकागा फैमिली जो पीढ़ियों से हमारी सेवा करती आई, उसने हमें धोखा दिया। हमारे सामुराई रिटेनर्स ने हमें धोखा दिया और अब हमारे खुद के मामा ने हमें धोखा दिया। हाँ दोस्तों, मुनिशिगे रिश्ते में यूकी का मामा लगेगा। वैसे इन्हीं सब विश्वासघातों की वजह से यूकी को नहीं लगता कि वो किसी पर भरोसा कर पाएगा। लेकिन अचानक ही उसके सामने योरिशिगे आ जाता है। यूकी उससे कहता है कि तुम कभी कभार अचानक ही ऐसे चमकने क्यों लगते हो? लेकिन इसके बाद योरिशिगे बताता है, मैं मुनिशिगे को देख सकता हूँ। तुम जानते हो ना, मेरे पास डिवाइन आइज हैं, मैं देख सकता हूँ। मुनिशिगे को कई सारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूकी पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ हैं? योरिशिगे यूकी के पास आकर कहता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। और इसके बाद योरिशिगे यूकी को वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, अगर तुम अपने बड़े भाई का बदला लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने राज्य को फिर से जीतना होगा। वैसे इसके बाद हमें मुनिशिगे दिखाया जाता है, जो कई सारे लोगों से घिरा तो होता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे योरिशिगे ने बताया था। इसे कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, क्योंकि इसने जिसके बारे में बताया था वो एक रखेल का बेटा था, न कि होजो क्लैन का असली वारिस। इसीलिए कुनीतोकी की जान की कीमत ज्यादा नहीं थी। और अगर मुनिशिगे अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है तो उसे यूकी को मारना होगा। और जब वो दुश्मन के सामने यूकी को लाएगा तब सब लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे। वैसे योरिशिगे और यूकी छुपकर उसे देख रहे थे। योरिशिगे कहता है, इस इंसान को लालच ने घेर लिया है और अब ये बस किसी लालची शैतान की तरह है।
अब तुम अपने दुश्मन के बारे में जान चुके हो, तो अपने हाइड आउट पर वापस चलें, लॉर्ड यूकी। लेकिन यूकी यहाँ थोड़ा परेशान होता है। सो अब जंगल के बीच में योरिशिगे उससे पूछता है, तो क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं? यूकी बताता है उसने कभी भी अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया। ये बात सुन योरिशिगे कहता है, चलो तुम्हारी मुलाकात कुछ दोस्तों से कराते हैं। अब इसके बाद हम दो और बच्चों को देखते हैं जो गेम खेल रहे थे। इन्हें देख यूकी कहता है, आखिर ये मेरी क्या मदद करेंगे? लेकिन इसके बाद इनका इंट्रोडक्शन होता है। लड़के का नाम कोजीरो नेजू और लड़की का नाम आयाको मोचिजुकी, और ये दोनों उन दो फैमिलीज के बच्चे हैं जो सुवा फैमिली की सेवा करती है। यानी ये होजो फैमिली की भी सेवा करेगी, क्योंकि सुवा फैमिली होजो फैमिली की सेवा करती है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये लड़का और लड़की काफी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसके बाद अगले सीन में शिजुको कोजीरो और आयाको से पूछती है, तुम दोनों को लॉर्ड यूकी कैसे लगे? ये दोनों ही कहते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन काफी क्यूट है, इसीलिए हम उसकी हिफाजत करेंगे। और इसके बाद शाम होती है, शाम के बाद रात, और रात के वक्त योरिशिगे यूकी को एक तलवार देता है उस शैतान को मारने के लिए जो इनके पीछे लगा हुआ है। और इसके बाद हम मुनिशिगे को देखते हैं जो जंगल में भागते हुए आ रहा था, और जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर उसे यूकी दिखाई देता है। मेरा शिकार। और अगले ही पल में मुनिशिगे रोने लगता है। ओ लॉर्ड यूकी, आप सही सलामत हो। मैं आपके सुरक्षित होने की भगवान से दुआ कर रहा था, और अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके मामा आपको लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन तभी यूकी कहता है, मामा आखिर आपने मेरे भाई को धोखा क्यों दिया? और अगले ही पल में आयाको और कोजीरो पीछे से मुनिशिगे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो वक्त रहते उनके हमले को रोक लेता है, और इसके बाद उन दोनों को दूर फेंक देता है और कहता है, तुमने यहाँ कुछ दोस्त बना लिए और अब अपने भाई का बदला लेने आए हो। लेकिन लॉर्ड यूकी, मुझे कुनीतोकी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं मिली थी। मैं एक बहुत ही बढ़िया सामुराई हूँ। और अगले ही पल में वो अपने बगल का पेड़ पलक झपकते ही काट देता है। सबसे पहले मैं उन दोनों बच्चों को मारकर इनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बेच दूंगा, और इसके बाद इनकी लड़ाई एक शैतान के खिलाफ शुरू हो जाती है। यूकी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। मुनिशिगे सीधा यूकी पर हमला करने के लिए जाता है, और जब कोजीरो और आयाको उसके रास्ते में आते हैं तो वो उन दोनों को दूर फेंक देता है। इन दोनों को ही मुनिशिगे का सामना करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। वहीं ये देख यूकी कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इससे कभी नहीं जीत पाएंगे। और तभी मुनिशिगे कोजीरो और आयाको को दूर फेंक यूकी की ओर बढ़ने लगता है। तुम्हें अपने भाई का बदला नहीं लेना लॉर्ड यूकी। दोस्तों, मुनिशिगे ने कुनीतोकी को पकड़ने के बाद उसे बहुत पीटा। उसकी हालत उसने अधमरी कर दी, लेकिन इसके बाद उसकी नजरें यूकी पर गईं, और इसके बाद मुनिशिगे यूकी से लड़ते हुए उसे दूर फेंक देता है, और इसके बाद उस पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन यूकी उसे डॉच कर देता है। और अब यूकी को देख योरिशिगे कहता है, कोजीरो, आयाको वापस आ जाओ और देखो कि अब क्या होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुनिशिगे यूकी पर कई सारे हमले करता है, लेकिन यूकी उसके हर एक हमले को डॉच कर देता है, जो देख कोजीरो और आयाको हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इतनी आसानी से उसके हमलों से कैसे बच रहा है। ये यूकी की इंस्टिंक्ट होती है, एक ऐसा हुनर जो यूकी के पास पैदाइशी है। और इसके बाद योरिशिगे हमसे कहता है, युद्ध के पहले इसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। ये दयालु लड़का लड़ाई झगड़े से नफरत करता था, लेकिन अब जिंदगी इसे ऐसे मूड पर ले आई है जहां युद्ध करते हुए ये हर एक लम्हे को एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। और इसके बाद योरिशिगे शिजुको, आयाको और कोजीरो से कहता है, क्या लगता है तुम्हें लॉर्ड यूकी को सर्व करने में क्या तुम्हें मजा आएगा? वो तीनों ही हाँ कहते हैं। दूसरी ओर लड़ते हुए यूकी भले से ही मुनिशिगे पर कोई हमला ना कर पा रहा हो, लेकिन वो उसके हमलों से आसानी से बच जरूर रहा था। और इसी बात से मुनिशिगे घबराना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका कोई भी हमला यूकी पर लग नहीं रहा, और अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो कुछ देर बाद थक जाएगा और फिर उसकी मौत पक्की। और तभी पीछे से आकर कोजीरो, आयाको भी उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी तलवार दूर फेंक जाती है।
लेकिन इसके बाद मुनिशिगे यूकी की ओर भागने लगता है। सो अयाको उसे गिराकर खुद भी गिर जाती है। लेकिन इसके बाद मुनिशिगे अयाको को मारने ही वाला था कि तभी कोजीरो उस पर अपनी तलवार फेंकता है और बस इसी मौके का फायदा उठाकर यूकी मुनिशिगे पर हमला कर देता है और इसके बाद मुनिशिगे के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है, ये कहते हुए, भाई, पिताजी और कामाकुरा के लोग, इससे तुम सभी का बदला पूरा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से मैं बदले की शुरुआत कर रहा हूँ। और आखिर में हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जहाँ यूकी अपने बड़े भाई के साथ फुटबॉल खेल रहा था और यहाँ यूकी अपने भाई से कहता है, आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो एक हीरो बनूंगा। सो कुनितोकी उससे कहता है, यूकी, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम ये कर सकते हो। वैसे इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम इन सभी को जंगल के रास्ते से कहीं जाते हुए देखते हैं और दोस्तों, अपनी पहली लड़ाई को जीतने के बाद यूकी बस यही सोच रहा था कि अगर वो अकेला होता तो मुनिशिगे का सामना कभी नहीं कर पाता। और इसके बाद यूकी इन तीनों को शुक्रिया कहता है। तभी योरिशिगे कहता है, एक युद्ध को जीतने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे युद्ध भूमि में अगर आप एक लीडर हो तो इसका मतलब सबकी नजरें आप पर ही रहेंगी। दूसरा, आपके पास ऐसे भरोसेमंद साथी होने चाहिए जो आपके लिए लड़ सकें। और इन दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने होजो क्लैन के गौरव को याद रखना होगा। और अगर तुम हमेशा इन बातों को याद रखोगे तो तुम अपने सामने आने वाले हर एक डीमन को हरा दोगे। अब ये बातें सुनने के बाद यूकी अपने राज्य की ओर अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मैं कसम खाता हूँ, मैं यहाँ वापस लौटूंगा और मेरे परिवार को धोखा देने वाले ताकाउजी को हराऊंगा। और यही कहते हुए वो अपनी तलवार को सामने की ओर फेंक देता है। लेकिन ये तलवार गलती से एक कुत्ते में लग जाती है और उस कुत्ते को गुस्से में देख यूकी घबराकर सीधा तेजी से पहाड़ की ओर भागता है। इसी के साथ ये सभी आगे बढ़ते रहते हैं और यूकी के सफर की तो बस अभी शुरुआत हुई है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर सुबह योरिशिगे यूकी को डराते हुए उठाता है और इसी के साथ योरिशिगे ने कुछ मेडन्स को भी हायर किया है ताकि वो यूकी का ख्याल रख सकें। लेकिन उनके ख्याल रखने के तरीके से यूकी को बस दिक्कत हो रही है और जिस गड्ढे में इस वक्त यूकी गिरा पड़ा है वो भी योरिशिगे ने ही खोदा है, क्योंकि उसने अपनी दिव्य नजरों से देखा था कि यूकी इसी रास्ते से भागते हुए आएगा। इसीलिए मास्टर यूकी, आप जहाँ मर्जी भाग जाएं, लेकिन मुझे पता रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। वैसे ये है मेरी श्राइन, सुवा ग्रांड श्राइन। वैसे चलिए मास्टर यूकी, अब हम आपकी मार्शल और एकेडमिक आर्ट्स ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। आपको आज ही से नई नई चीजें सीखना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन तभी यूकी इस बात को सुन के यहाँ से भाग जाता है और भागकर एक और गड्ढे में गिरता है, क्योंकि योरिशिगे अपनी दिव्य नजरों से ये सब पहले देख चुका होता है। वैसे इसके बाद शिजुको यूकी को निकालने के लिए एक सीढ़ी लगाती है और वो यूकी से कहती है, आप फादर के ऐसे बिहेवियर का बुरा मत मानिएगा, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद शिजुको योरिशिगे को डांटने लगती है कि आखिर उन्होंने श्राइन के रास्ते में इस गड्ढे को क्यों खोदा। वहीं दूसरी ओर यूकी सोचता है कि क्या सच में योरिशिगे मेरी मदद कर पाएगा, क्या सच में मैं इसकी मदद से ताकाउजी को हरा पाऊंगा। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हमें पता चलता है कि यूकी बार बार यहाँ से भागने की कोशिश करता है और बेचारे कोजीरो और अयाको गड्ढे खोदते खोदते थक चुके हैं और इसी वजह से इन्हें लगता है कि यूकी जिम्मेदारियों से भागने वाला बच्चा है। लेकिन यहाँ योरिशिगे कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बात तो सिर्फ ये है कि उसे कभी कुछ करने की वजह ही नहीं मिली। उसकी जिंदगी को लेकर कोई भी गोल्स नहीं है और यहाँ कमी उसमें नहीं बल्कि मुझ में है, जो उसे अब तक मुझ पर अच्छे से यकीन नहीं हुआ। अब इसके बाद एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसी मौके का फायदा उठाकर यूकी भागने लगता है और वो इसीलिए भाग रहा है क्योंकि उसे नहीं लगता कि यहाँ रहकर उसका कुछ फायदा होगा। लेकिन अगले ही पल में उसके सामने योरिशिगे आ जाता है और वो योरिशिगे से कहता है, आखिर मैं नई चीजों को क्यों सीखूं जब मुझे युद्ध भूमि में सिर्फ और सिर्फ भागना है। लेकिन योरिशिगे कहता है, मैंने भगवान से वादा किया है कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है। और इसके बाद योरिशिगे कुछ घंटियां निकालकर आसमान के काले बादलों को साफ होने को कहता है, जिसके अगले ही पल में बारिश की बूंदें अचानक ही थम जाती हैं और इसके बाद ये सारी बूंदें सामने की ओर जाने लगती हैं, जहाँ पर योरिशिगे इन सभी पानी की बूंदों को फिर से आसमान में भेज देता है।
जिसके अगले ही पल में धूप निकल आती है और इसके बाद योरिशिगे कहता है हिप हिप, और उसके पीछे से कई सारे लोगों की आवाज आती है हुर्रे। यूकी यहाँ ये देखकर हैरान हो जाता है कि पहाड़ी के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं और ये सभी वो लोग हैं जो योरिशिगे पर भरोसा करते हैं, सुवा सेक्ट के मेंबर्स। क्या अब आपको मेरी बातों पर यकीन होता है कि मैं एक भगवान हूँ? अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो हम दोनों को मिलने से एक ऐसी एलियंस बनेगी जो बहुत ही ताकतवर होगी। मैं एक भगवान, आप एक हीरो और ये सारे लोग आपके सिपाही। तो कहिए आपका क्या कहना है? अब ये बातें सुनने के बाद यूकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बाद योरिशिगे यूकी को बहुत जोर से गले लगा लेता है। और वहीं यहाँ यूकी सोचता है शायद से ये सच में मुझे एक महान हीरो बना सकता है। लेकिन इसके बाद योरिशिगे इन सभी लोगों से कहता है आप सभी अब घर जा सकते हैं। और ये बात सुनते ही ये सभी लोग ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कुछ देर पहले ये सभी नाटक कर रहे थे। जो देख यूकी योरिशिगे से पूछता है अचानक इन लोगों को क्या हुआ? योरिशिगे कहता है ये लोग हमेशा इतने एनर्जेटिक नहीं होते। और इसके बाद वो यूकी को यहाँ से ले जाने लगता है। और दोस्तों अब योरिशिगे यूकी के भविष्य को सुनहरा चमकता हुआ स्वर्ग बनाएगा। लेकिन तभी गलती से ये दोनों ही एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देखो दोस्तों, एक भगवान और एक महान हीरो। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद योरिशिगे कहता है अब वक्त आ गया है कुछ नए साथी ढूंढने का। ऐसे साथियों को रिटेनर्स कहते हैं और रिटेनर्स का एक मास्टर और एक सर्वेंट वाला रिलेशनशिप होता है। और रिटेनर्स दुश्मनों से अपने मास्टर की हिफाजत करते हैं और यूकी को अपने लिए नए रिटेनर्स ढूंढने होंगे क्योंकि वो अपना सब कुछ पहले ही खो चुका है। और इसके बाद योरिशिगे इन्हें फिर से इंट्रोड्यूस करता है। कोजीरो आपकी पीढ़ी का सबसे अच्छा तलवारबाज है जो एक दिन आपकी मिलिट्री का कमांडर बनेगा। अयाको की फिजिकल स्ट्रेंथ कमाल की है और शिजुको को कई प्रकार की सीक्रेट आर्ट्स आती हैं जो आपके हर एक प्रकार के जनरल अफेयर्स को अच्छे से मेंटेन कर सकती है। और ये तीनों बहुत ही ज्यादा काबिल हैं, इसीलिए आपको इन्हें और इनकी स्किल्स को और भी बेहतर तरीके से समझना होगा और एक साथ मिलकर एक परिवार बनाना होगा। आने वाले वक्त में आपके इस छोटे से परिवार में और भी कई सारे लोग जुड़ेंगे और ये दुनिया आपके इस सफर को अ हीरोज जर्नी कहेगी। लेकिन योरिशिगे की इस बात से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद कोजीरो और अयाको पूछते हैं कि हमें आपके लिए क्या करना चाहिए मास्टर। यूकी कुछ देर सोचने के बाद कहता है चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। लेकिन इसके लिए वो दोनों मना कर देते हैं क्योंकि यूकी जब एक बार भागना शुरू करेगा तब उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। और अगर आप कुछ मजेदार ही करना चाहते हैं तो क्यों ना हम उन समुराइज के घर पर जाकर ताका झाकी करें जिन्होंने आपको धोखा दिया है। और भाई इसी प्रकार अयाको और शिजुको भी अपने अपने ओपिनियन रखते हैं और यहाँ ये तीनों ही यूकी को बहुत अजीब लगते हैं। सो अब अयाको सजेस्ट करती है कि हमें शिकार करने के लिए चलना चाहिए। और दोस्तों एक श्राइन में रहने के बावजूद भी ये लोग शिकार कर सकते हैं क्योंकि ये जिस भगवान की पूजा करते हैं उन्हें शिकारी भगवान कहा जाता है। और इस बात की खबर योरिशिगे को भी मिल जाती है कि यूकी और उसके साथी शिकार पर गए हैं। वैसे योरिशिगे ये पहले ही देख चुका है कि शिकार के दौरान उनके साथ क्या क्या होने वाला है। वैसे भैया शिकार के दौरान शिजुको की हरकतों की वजह से एक खरगोश तो उससे डरकर भाग ही जाता है और इसके बाद यूकी भी उस खरगोश पर तीर से हमला करता है लेकिन वो खरगोश बच जाता है। लेकिन भैया इसके बाद अयाको एक काफी बड़े पत्थर को उस खरगोश की ओर फेंकती है लेकिन वो इससे भी बच जाता है। वैसे अयाको की ताकत देख यूकी फिर से हैरान रह जाता है और इन तीनों से बचकर वो खरगोश काफी खुश होता है। लेकिन अगले ही पल में उस खरगोश को कोई पीछे से मारकर खाने लगता है। ये एक बीस्ट होता है जो इन्हीं पहाड़ियों पर रहता है और यहाँ के जानवरों का शिकार करके उन्हें खाता है, एक ऑक्स डीमन। और इसे देख यूकी घबरा जाता है और इसके बाद ये ऑक्स डीमन इनकी ओर हमला कर देता है। दूसरी ओर हमें योरिशिगे की आवाज आती है, लॉर्ड यूकी मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह अपनी काबिलियत से इस बीस्ट को हराते हैं। तभी दोस्तों अयाको यूकी को उस बीस्ट के हमले से बचा लेती है और तभी कोजीरो उस बीस्ट पर अपने एरो से हमला करता है। लेकिन उस बीस्ट की खाल बहुत मजबूत थी और उस तीर से उसे कुछ नहीं होता और इसी वजह से कोजीरो सभी को भागने को कहता है क्योंकि ये इस बीस्ट को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन तभी शिजुको कहती है नहीं, हम इसे हरा सकते हैं क्योंकि हमारे साथ लॉर्ड यूकी हैं। लॉर्ड यूकी अपने भागने की काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट को उस पेड़ तक लेकर जाएंगे
और इस दौरान कोजीरो और अयाको लॉर्ड यूकी के वहां आने तक का इंतजार करेंगे। और ऐसा करने के लिए ये दोनों तैयार हो जाते हैं क्योंकि उस पेड़ के नीचे कुछ है। जिसके बाद अयाको और कोजीरो उस पेड़ की ओर चले जाते हैं और तभी वो बीस्ट यूकी के पास आकर उस पर हमला कर देता है। सो यूकी उसके हमलों से बचने लगता है, लेकिन बेचारा इन्हीं सब चीजों से परेशान होने लगता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ यूकी काफी आसानी से भी उस मॉन्स्टर को नीचे ला पा रहा था। पेड़ के पास पहुंचने के बाद अयाको और कोजीरो सब कुछ तैयार कर देते हैं। जिसके बाद कोजीरो उस बीस्ट पर हमला करके उसका ध्यान अपनी ओर कर लेता है। जिसके बाद वो बीस्ट इन पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन तभी वो दोनों सामने से हट जाते हैं और ये बीस्ट पेड़ से टकराकर घाटी के नीचे गिर जाता है। और घाटी के नीचे एक नुकीले पत्थर की चट्टान होती है जिस पर गिरकर वो बीस्ट मारा जाता है। और इसके अगले सीन में हम इन चारों को मस्त नहाते हुए देखते हैं। और यहाँ यूकी इस बात से थोड़ा हैरान होता है कि इन्होंने कितनी आसानी से उस बीस्ट को हरा दिया। और अब यूकी को समझ आया है कि एक साथ काम करने से आपकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं उस बीस्ट को देखते हुए शिजुको कहती है ये एक एंशिएंट बीस्ट है जो शायद अपनी नस्ल का इकलौता बचा हुआ था। अगर इसकी जाति के और भी जानवर जिंदा होते तो शायद ये बुराई के रास्ते पर कभी नहीं आता। और अब प्रेजेंट में कोजीरो कहता है अब से हम हमारी हर एक स्ट्रेटजी यहीं हॉट स्प्रिंग में बैठकर बनाएंगे। लेकिन तभी अयाको कहती है हमें हमारी टीम का कोई नाम रखना चाहिए। सो कोजीरो एक अजीब सा नाम सजेस्ट करता है जो यूकी को जरा भी पसंद नहीं आता। वैसे ये तीनों ही जो नाम सजेस्ट करते हैं वो यूकी को पसंद नहीं आते। और इसी तरह ये तीनों एक दूसरे के ऊपर पानी को उछालने लगते हैं और ये तीनों यूकी के साथ बिल्कुल दोस्तों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस बात को याद रखते हुए कि यूकी इनका मास्टर है। और इसके बाद अयाको एक नाम सजेस्ट करती है द एल्यूसिव वॉरियर्स। और ये नाम इसीलिए सजेस्ट किया है क्योंकि ये एक एल्यूसिव मास्टर के वॉरियर्स हैं और ये नाम यूकी को भी पसंद आता है। जिसके बाद यूकी मन में कहता है मेरे ये रिटेनर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और हम एक साथ मिलकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। हम हैं द एल्यूसिव वॉरियर्स। नहाने के बाद कोजीरो कहता है हम उस बीस्ट के स्वादिष्ट हिस्सों को खा लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में लॉर्ड योरीशिगे को बताएंगे। लेकिन दोस्तों इनके यहाँ पहुँचने तक योरीशिगे उस मॉन्स्टर को पूरा का पूरा खा चुका था और इसी वजह से अयाको और कोजीरो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। सो योरीशिगे कहता है मैंने अपने पवित्र पेट में इस इविल बीस्ट को पहुंचाकर इसको सही रास्ता दिखाया है। लेकिन भैया उसकी इस बात को ना 100% झूठ साबित कर दिया जाता है। इसके बाद हम एक पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी इसमें एक तीर आकर घलता है और इसके बाद हमें एक शख्स की आवाज सुनाई देती है मैं देख सकता हूँ कि योरीशिगे सुबा कोई चाल चल रहा है, लेकिन वो मुझसे बचकर नहीं भाग पाएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें एम्परर गोदाइगो देखने को मिलता है जिसके लिए ताकाउजी ने होजो क्लैन से गद्दारी की थी और इसी गद्दारी का इनाम ये एम्परर ताकाउजी को देने वाला है। वो ताकाउजी से पूछता है कि उसे हमारे राज्य में कौन सा पद चाहिए। ताकाउजी कहता है मैं तो बस एक सैनिक हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरे पीछे बैठे मेरे रिटेनर्स मुझसे भी बहुत ज्यादा समझदार और साफ दिल के हैं। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप इन्हें इंपीरियल कोर्ट में कुछ पद दे दें। ताकाउजी की प्यारी बातें और उसका हैंडसम सा चेहरा देखकर कई सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई हैं। इसके बाद ताकाउजी की बात को मान लिया जाता है। इसके बाद हम ताकाउजी के साथ उसके परिवार के प्रबंधक मोरोनाओ को देखते हैं और वो ताकाउजी की सेवा बचपन से करता आ रहा है और वो ताकाउजी को बताता है कि उसकी मुस्कुराहट दिन ब दिन इंसानियत को खोती जा रही है। लेकिन ताकाउजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ताकाउजी के पास एक आदमी आता है और ये वो आदमी है जिसने होचो क्लैन को सबसे पहले धोखा देकर ताकाउजी का साथ दिया था और इसी के इनाम में ताकाउजी ने उसे शिनानो प्रोविंस का गवर्नर बना दिया है। लेकिन वो क्या है कि मिस्टर सुबा योरीशिगे भी तुम्हारे ही इलाके में रहता है और हो सकता है कि उसने होजो क्लैन के कुछ सर्वाइवर्स को अपनी श्राइन में पनाह दी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी को खत्म कर दो। ये आदमी सादा मुंह ने कहता है जैसा आप कहें मेरे मालिक, मैं अपनी आंखों और तीरों से उन सभी को खत्म कर दूंगा। दूसरी ओर हम यूकी को देखते हैं जो बड़े ही ध्यान के साथ अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। मजाक कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होता। यूकी बेचारा एक मामूली सी लकड़ी भी नहीं काट सका और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि यूकी के मसल्स हमेशा भागने के लिए रेडी रहते हैं, ना कि हमला करने के लिए।
और इसी वजह से हम यूकी पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके भागने वाले मसल्स कमजोर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यूकी निशानेबाजी में काफी अच्छा होता है, और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि यूकी के पिता को शुरुआत से ही निशानेबाजी के कंपटीशन देखना बहुत पसंद था। और यही बात जानकर योरिशिगे कहता है तो फिर क्यों ना आपकी निशानेबाजी की स्किल्स को ही डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर यूकी अच्छे से निशानेबाजी करना सीख गया तब वो भागते हुए भी अपने दुश्मन पर हमले कर पाएगा। लेकिन तभी एक आदमी योरिशिगे को आकर बताता है कि शिनानो प्रोविंस के गवर्नर सादामुने अचानक ही यहाँ विजिट करने के लिए आ गए हैं। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये होती है कि यूकी इस शख्स को नहीं जानता था। सो योरिशिगे कहता है कि तुम सभी को छुपकर उसे अच्छे से मीजर करना चाहिए। और इसके बाद योरिशिगे सादामुने और उसके साथियों का स्वागत करता है। और यहाँ सादामुने कहता है अचानक ही मुझे तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा उठी, इसीलिए मैं आ गया। जैसा कि तुम जानते ही हो कि कामाकुरा के हार जाने के बाद अब हम एम्परर गोदाइगो के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और उन्होंने अब मुझे शिनानो प्रोविंस का गवर्नर बना दिया है। इसका मतलब अब तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। लेकिन तभी सुबा फैमिली का एक मेंबर कहता है कल तक तुम हमसे ऑर्डर्स लिया करते थे, लेकिन तुमने होजो क्लैन के साथ गद्दारी करके दुश्मन का साथ दिया। सादामुने कहता है मैंने उसका साथ दिया जो जीत रहा था, लेकिन तुम लोगों ने होजो क्लैन का साथ दिया, जिसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। लेकिन इस मुद्दे पर हम कभी और बात करेंगे। वैसे आज तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि मिस्टर योरिशिगे कहीं आपने अपनी श्राइन में किसी होजो क्लैन के शख्स को पनाह तो नहीं दी हुई है। योरिशिगे कहता है आखिर मैं किसी को कैसे छुपा सकता हूँ, मैंने तो होजो क्लैन के कभी किसी आदमी को देखा ही नहीं। लेकिन तभी सादाऊ ने अपनी तेज नजरों से दूर खड़े हुए दो सोल्जर्स को देख लेता है। इसी के साथ उसे काफी सारे लोगों के बीच में एक आदमी दिखाई देता है जो छोटी सी चाकू के साथ हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और साथ ही उसे एक झोपड़ी के अंदर 4 छोटे बच्चे छुपे हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए वो योरिशिगे से कहता है तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते योरिशिगे, वैसे अब मुझे चलना चाहिए, मैं तो बस तुमसे हेलो कहने के लिए आया था। अरे लेकिन जल्दबाजी में मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा लाना ही भूल गया, इसीलिए प्लीज कम से कम आप इस हिरण को एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसके बाद सादामुने अपने धनुष बाण को लेकर उसे एक मेडेन की ओर चलाता है, जिससे एक लड़की का कान बहुत ही जख्मी हो जाता है। और यही तोहफा देकर सादामुने अपने आदमियों के साथ चला जाता है, जिसके बाद रात में हमें पता चलता है कि उस लड़की के कान को सिल दिया गया है, और ये भी कि सादामुने एक बहुत ही एक्सपर्ट निशानेबाज है, उसकी तेज नजरों से कोई भी नहीं बच सकता। इस बार हमारा सामना एक असली परेशानी से हुआ है। वहीं कोजीरो को सादामुने पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने एक श्राइन मेडन को जख्मी किया था। और तभी यूकी कहता है उस आदमी को एक योद्धा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी निशानेबाजी बहुत ही खूबसूरत थी। जो बात सुन योरिशिगे सोचता है वो इस बच्चे का दुश्मन था, फिर भी इस बच्चे ने उसकी स्किल्स की तारीफ की, और इसकी यही ऑनेस्टी एक दिन इसके काफी काम आएगी। और अब मुझे इसके लिए एक परफेक्ट इंस्ट्रक्टर मिल चुका है। जिसके बाद योरिशिगे कहता है लॉर्ड यूकी, मैंने डिसाइड किया है कि आपका अगला खेल छुपन छुपाई का होगा। इस वक्त सादामुने के 2 गोल्स हैं। अगर कोई भी होजो क्लैन का सर्वाइवर जिंदा हो तो उसे खत्म करना, और दूसरा सुबा क्लैन में मौजूद लोगों की एकता को कमजोर करना। और आपको भी अब 2 काम करने हैं। पहला, उन्हें ये पता ना चले कि आप होजो क्लैन के वारिस हैं। दूसरा, उसकी निशानेबाजी की स्किल्स को अच्छे से एब्सॉर्ब करना, क्योंकि सादामुने की ताकत बढ़ जाने की वजह से वो योरिशिगे के पास अब कई दफा आएगा। यानी कि अब यूकी को उसकी निशानेबाजी की स्किल्स को कई दफा देखने का मौका मिलेगा, और दूर से ही अच्छे से छुपकर यूकी उसे ऑब्जर्व कर सकता है। इसीलिए लॉर्ड यूकी अब आपको उसके तीरों और आंखों से छुपना होगा। दूसरी ओर ये चूहे सी शक्ल का इचिकावा नाम का आदमी सादामुने को बताता है कि सुबा श्राइन में एक शूटिंग कंपटीशन होने वाला है। जो बात सुन सादामुने कहता है मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और इसके बाद अपने गोल्स को पूरा करूंगा। और इसके बाद उस कंपटीशन का दिन आता है जहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे, और इस गेम में अगली बारी थी यूकी की। वैसे तभी योरिशिगे शिजुकु से कहता है कि वो इतनी भीड़ में यूकी का नाम ना ले और किसी नकली नाम का इस्तेमाल करे, और इसी वजह से शिजुकु यूकी को बिग ब्रदर कहकर बुलाती है और फिर शर्मा कर भाग जाती है।
लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि सादामुने बिना किसी की इजाजत लिए कंपटीशन में आ जाता है और यहाँ पर वो कहता है, शिनानो प्रोविंस का गवर्नर होने के नाते क्या मैं इस खेल में हिस्सा नहीं ले सकता? योरिशिगे कहता है कि आप बिल्कुल ले सकते हैं। जिसके बाद सादामुने को बताया जाता है कि उसे निशाना लगाने के लिए 5 तीर मिलेंगे और निशाना लगाना है 5 भागते हुए कुत्तों पर। और सादामुने एक ही बार में अपनी नजरों से सभी कुत्तों को देख लेता है और इसके बाद सादामुने बहुत ही आसानी से 3 कुत्तों को मार देता है। और ये सब कुछ होते हुए यूकी भी देख रहा था और यहाँ वो समझ जाता है कि सच में सादामुने निशानेबाजी का एक एक्सपर्ट है। और तभी यूकी देखता है कि योरिशिगे डरे हुए हैं। उसे लगता है कि कहीं योरिशिगे को सादामुने की स्किल से घबराहट तो नहीं हो रही। लेकिन योरिशिगे इस बात से परेशान होता है क्योंकि ये कुत्तों को मारने वाला खेल आने वाले भविष्य में एनिमल एब्यूज कहा जाएगा और 5 कुत्तों को मारने पर सादामुने को जो पॉइंट्स मिलते हैं उनसे वो इस कंपटीशन में पहले नंबर पर आता है। और इसी वजह से वो कहता है, शायद से सूबा क्लैन का कोई भी शख्स मेरे मुकाबले का ही नहीं है। तभी एक आदमी कहता है, हमारे सूबा क्लैन में बहुत से ताकतवर कंपटीटर्स हैं। ये बात सुन सादामुने कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर एक शर्त लगाते हैं। मैं सूबा क्लैन के स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स के साथ एक 1-on-1 मैच करूंगा। अगर मैं इसमें जीतता हूँ तब मैं सूबा क्लैन में बिना किसी रोक टोक के अपनी सर्चिंग कर पाऊंगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं यहाँ पर होजो क्लैन का कोई आदमी तो नहीं छुपा हुआ है। और इस वक्त सादामुने की बातों को टाला भी नहीं जा सकता क्योंकि अगर सूबा क्लैन ने ऐसा किया तो इन दोनों के बीच एक युद्ध हो जाएगा। इसीलिए योरिशिगे इस शर्त को मान लेता है, ये कहते हुए कि अगर इस शर्त को हम जीतते हैं तो फिर कभी भी हमारे राज्य में कोई भी सर्चिंग नहीं की जाएगी। और यहाँ सादामुने के हिसाब से योरिशिगे उसके चाल में फंस चुका है और जल्द ही सादामुने इस शर्त को जीतकर होजो क्लैन के लोगों को ढूंढ निकालकर योरिशिगे को इन गुनाहों की सजा देगा। लेकिन यहाँ योरिशिगे सादामुने का सामना करने के लिए यूकी को भेजता है। इस बच्चे का नाम चोजुमारू है, हमारे सूबा क्लैन का सबसे बड़ा नौसिखिया। लेकिन ये आपका मुकाबला करने के लिए परफेक्ट रहेगा और क्यों ना इस खेल को थोड़ा और मजेदार किया जाए। अगर आप दोनों एक दूसरे की बॉडीज पर भी शूट करते हो तब भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे कहीं आपको इस बात से डर तो नहीं लग रहा मिस्टर सादामुने? हाँ? और योरिशिगे के ऐसे डिसीजन पर कोजीरो और आयाको उसे काफी डांटने लगते हैं। लेकिन योरिशिगे को पूरा यकीन होता है कि यहाँ पर यूकी सादामुने से काफी कुछ सीख सकेगा और अपनी एक नई स्किल को डेवलप कर सकेगा। लेकिन आप ही बताइए आपको क्या करना है? एक होजो होने के नाते आप खतरे का सामना करके खुद को बेहतर बनाएंगे या फिर भागेंगे? यूकी कहता है, अगर मैं ताकाओजी को मारना चाहता हूँ तो मुझे ये करना ही होगा। और इसके बाद यूकी सादामुने का सामना करने के लिए जाने लगता है। लेकिन सादामुने यूकी से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है बच्चे और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद जैसे ही मैच शुरू होता है सादामुने डिसाइड करता है कि वो सीधा यूकी पर वार करेगा। लेकिन उसके वार करने से पहले ही यूकी का तीर उसके बगल में से निकल जाता है और इसी हमले की वजह से सादामुने का पूरा ध्यान यूकी की ओर चला जाता है। जिसके बाद सादामुने यूकी की ओर शूट करना शुरू कर देता है और एक बार किसी चीज पर ध्यान जाने के बाद सादामुने अपना पूरा फोकस उसी पर करता है। और इसी दौरान जब वो अपना अगला तीर निकालता है तब यूकी के पास मौका होगा एक डॉग को शूट करने का, जिससे वो कुछ पॉइंट्स गेन कर पाएगा। और योरिशिगे ने यूकी से कहा है कि उसे लाल कुत्ते पर निशाना लगाना चाहिए क्योंकि उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेन किया गया था। वो एक काफी इजी टारगेट होगा। लेकिन पहली बार में यूकी निशाना लगा ही नहीं पाता, जिसके बाद दूसरी बार में उसका तीर उस कुत्ते को लगता है जिससे उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी ओर सादामुने सिर्फ यूकी पर ही हमले किए जा रहा था। सादामुने का एक हमला बॉल की तरह आता है जिससे यूकी बच जाता है, लेकिन अगला हमला बिल्कुल ट्रेन की तरह आता है जिससे वो बाल बाल बच पाता है। और आखिर में सादामुने के पास बस एक आखिरी तीर बचता है, साथ ही उसके पास कोई पॉइंट्स भी नहीं है। और इसी वजह से सादामुने परेशान होने लगता है क्योंकि अगर वो इस बार भी चूक गया तब वो हार जाएगा। और उसे इस बात का भी डर लगने लगता है कि यूकी कभी भी उस पर हमला कर सकता है। लेकिन तभी सादामुने यूकी के पीछे आ जाता है जिस वजह से यूकी उस पर निशाना नहीं लगा पाता। यूकी कई बार सादामुने से दूर होने की कोशिश करता है लेकिन सादामुने उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। दोस्तों, सादामुने निशानेबाजी में इतना अच्छा है कि एम्परर गो दाइगो ने भी उसकी तारीफ की है
और इसी के साथ हमें सादामुने के बारे में कुछ और बातें भी बताई जाती हैं कि सादामुने की जो डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस आर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल आज 21st सेंचुरी में भी किया जाता है। और अब सादामुने कहता है तुम मेरे निशाने से बच नहीं पाओगे बच्चे। और इसके बाद वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक के साथ यूकी पर हमला करता है और ये तीर यूकी के गर्दन पर लगने की वजह से सादामुने को 5 पॉइंट्स मिलते हैं और इसी के साथ सादामुने के सारे तीर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब यूकी को डर लगने लगता है अपना खून देखकर और इसीलिए वो भागना शुरू कर देता है। सादामुने को लगता है अब तुम डर कर भाग रहे हो बच्चे। लेकिन दोस्तों असल में अब यूकी को मजा आना शुरू हुआ है। वैसे दोस्तों यूकी के पास हैं 1 पॉइंट और सादामुने के पास हैं 5 पॉइंट्स और अगर यूकी को जीतना है तब उसे 5 पॉइंट्स और गेन करने होंगे। और जब भी यूकी किसी कुत्ते पर निशाना लगाने की कोशिश करता है तब सादामुने आकर उसे ठोकर मार देता है और कहता है हार मान लो, मेरे होते हुए तुम पॉइंट्स को कभी अर्न नहीं कर पाओगे। और लोगों को भी लगता है कि अब सादामुने जीत जाएगा। लेकिन तभी भीड़ के बीच में से चमकती हुई रोशनी के साथ योरिशिगे कहता है चोजुमारू, तुम्हें अपनी हर एक स्किल को एक साथ मिलाकर सादामुने का सामना करना होगा, तभी तुम उससे जीत पाओगे। और ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि यूकी अपनी अलग ही दुनिया में आ जाता है जहाँ उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। अगर मैं कुत्तों पर निशाना लगाने की कोशिश करूंगा तब सादामुने मुझे ऐसा करने से रोकने आएगा। उसके हमलों से बचकर कुत्तों पर निशाना लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद भी यूकी फिर से निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जो देख सादामुने फिर से यूकी को ठोकर मारने के लिए आता है। लेकिन तभी यूकी अपना निशाना उसकी ओर कर लेता है। लेकिन इस वक्त यूकी सादामुने की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है जिस वजह से उसका निशाना सही लगना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी यूकी अपनी पोजीशन को बदलकर टेढ़ा होकर सीधा सादामुने की गर्दन पर वार करता है जिससे सादामुने नीचे गिर जाता है। और ऐसा करने से यूकी को 2 पॉइंट्स मिलते हैं जिससे यूकी का स्कोर 3 हो जाता है। और यूकी इस निशाने को इसीलिए लगा सका क्योंकि उसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है। आने वाले फ्यूचर में लोग इस कला की मिसालें दिया करेंगे। लेकिन दूसरी ओर सादामुने कहता है नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, अभी भी मेरा स्कोर 5 है और इस बच्चे का 3। लेकिन तभी यूकी अपने घोड़े को लेकर सादामुने के ऊपर से उछलता है और इसी दौरान अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ शूट करता है सीधा सादामुने के सिर पर। और इस शॉट को पार्थियन शॉट कहा जाता है। पार्थिया मिडिल ईस्ट में मौजूद एक एंशिएंट किंगडम हुआ करता था और उनकी आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी थी और रोमन की जो सेना थी वो भी उनका मुकाबला नहीं कर पाती थी। और सादामुने पर किए इस वार के साथ यूकी का स्कोर 6 हो जाता है और यूकी जीत जाता है। और यूकी के जीतने के बाद योरिशिगे कहता है भागते हुए लड़ने में कितना मजा आता है ना। वैसे सादामुने अब वक्त आ गया है अपने वादे को पूरा करने का। आप यहाँ से जाइए और कभी भी हमारे साथ इंटरफेयर मत कीजिएगा। लेकिन सादामुने कहता है तुमने दुश्मनों का साथ दिया है जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी और आज नहीं तो कल मैं होजो क्लैन के सर्वाइवर्स को ढूंढकर खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद वापस जाते हुए सादामुने सोच रहा था आखिर मैं उस बच्चे से कैसे हार गया। उस बच्चे की कलाएं, उसकी चाल ढाल, इतनी छोटी उम्र में कोई भी बच्चा इतना काबिल आखिर कैसे हो सकता है। कहीं वो होजो परिवार का कोई सदस्य तो नहीं, अगर ऐसा होता तो योरिशिगे उस बच्चे को मेरे सामने कभी नहीं लाता। दूसरी ओर योरिशिगे यूकी से कहता है शायद आज जो हुआ है उसकी वजह से होजो क्लैन की चर्चाएं पूरे जापान में बढ़ने वाली हैं। ये बात जान कि होजो क्लैन के लोग जिंदा हैं, हमारे दुश्मन का ध्यान चारों ओर फैल जाएगा उन सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए। आप अब उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसमें आप अपने साम्राज्य को दुश्मन से वापस जीतेंगे उनसे भागते हुए। लेकिन इसके अगले सीन में हमें एक झोपड़ी दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी एक बच्चे से कहता है जो भी स्किल्स मैंने सीखी थी अपने मालिक की सेवा करने के लिए उन्हें वो बेफजूल कहते थे। जिनकी सेवा करने के लिए मैंने सब कुछ सीखा उन्होंने ही मुझसे सब कुछ छीन लिया और इसके बाद मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। लेकिन अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, यहाँ तुम मेरे नाम और प्रिंसिपल्स को इनहेरिट कर रहे हो और अपने आखिरी लम्हों में मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा, भरोसा सिर्फ पैसे पर करना, किसी इंसान पर नहीं। तुम किसी की कितनी ही सेवा क्यों ना कर लो, आखिर में वो तुम्हें छोड़ देंगे, इसीलिए सिर्फ पैसे पर भरोसा करना। कैनबा
और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का श्राइन गेट के ऊपर होता है। दूसरी ओर हम बेचारे यूकी को देखते हैं जो काफी सारी भारी बुक्स को उठाए हुए था। आखिर मुझे ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है? जिस पर योरिशिके कहता है क्योंकि इस वक्त तुम सुबा श्राइन के चोजुमारू हो और अगर हम तुमसे काम नहीं कराएंगे तो दुश्मनों को ये काफी अजीब लग सकता है। कोजीरो कहता है जो सादामुने यहाँ पर आया था उसकी हमने अच्छे से बेइज्जती की, इसीलिए अब वो यहाँ नहीं आने वाला। लेकिन तभी ये उसे अपने सामने देखकर हिल जाते हैं और इसके बाद सादामुने बताता है मैं अपने साथ एक इंपीरियल कमांड लेकर आया हूँ और इस कमांड में कहा गया है कि योरिशिके एक गद्दार है जिसने होजो क्लैन का साथ दिया है, इसीलिए सजा के रूप में सुबा क्लैन और उसके रिटेनर्स को नॉर्थ में मौजूद उनकी जागीर को हमारे हवाले करना होगा। 10 दिनों के अंदर उस जगह पर रहने वाले तुम्हारे रिटेनर्स को वहां से निकाल देना। और ये कहने के बाद सादामुने वहां से चला जाता है। अब इसके बाद एक मीटिंग में सुबा क्लैन के लोग कहते हैं हम उस जमीन पर अपने पूर्वजों के जमाने से खेती करते आ रहे हैं, हम वो सादामुने को नहीं देंगे, भले ही इसके लिए हमें लड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन योरिशिके कहता है अगर हमने इंपीरियल कमांड को फॉलो नहीं किया तो हमें कोर्ट का दुश्मन माना जाएगा, इसीलिए हमें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। वैसे अब आप सभी जा सकते हैं। सबके जाने के बाद योरिशिके कहता है तुमने अपनी टीम को एक काफी अच्छा नाम दिया है, द एल्यूसिव वॉरियर्स। लेकिन यहाँ यूकी पूछता है वैसे अब आप क्या करने वाले हैं? योरिशिके कहता है तुम इस मुद्दे की गहराई को अच्छे से समझ रहे हो। वैसे मैं तुम्हारे एल्यूसिव वॉरियर्स में एक और लड़के को शामिल करना चाहूंगा। वो एक चोर है, ग्यानबा कसामा। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और जो चाहे वो चुरा भी सकता है और वो सादामुने के घर जाकर एम्परर के इंपीरियल कमांड को चुरा कर ला सकता है। ये बात सुन यूकी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि इंपीरियल कमांड्स को इशू होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए अगर सादामुने का ये इंपीरियल कमांड खो जाता है तब अगला कमांड लाने में उसे काफी वक्त लगेगा और तुम्हारे लिए भी वो लड़का काफी काम आएगा। तुम्हें सीखना चाहिए कि लोगों से अपना काम किस तरह निकलवाया जाए। लेकिन यूकी के जाने के बाद ये आदमी कहता है लॉर्ड योरिशिके क्या आप सच में बच्चों को अकेले जाने देंगे? योरिशिके कहता है तुम्हें उस बच्चे पर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद हम इन तीनों को एक गांव की क्योगाहारा में देखते हैं। वैसे यहाँ पर ये चारों आए हुए थे और इसी गांव में रहता है ग्यानबा कसामा। और तभी शिजुकू एक बुढ़ा बुढ़ी से पूछती है हम किसी को ढूंढ रहे हैं, उसका नाम ग्यानबा कसामा है। लेकिन उसके ये कहते ही वहाँ पर मौजूद हर एक जिंदा जीव अपने अपने घर में जाकर छिप जाता है और यहाँ इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर भैया अभी अभी क्या हुआ। लेकिन तभी अचानक ग्यानबा यूकी के पीछे आकर कहता है अगर कोई भी मेरा दुश्मन बनता है तो उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है। और अचानक ही उसे देखकर यूकी घबराकर पेड़ पर चढ़ जाता है। और अब ग्यानबा कहता है मैंने 10 किलोमीटर दूर से किसी को अपना नाम लेते हुए सुना, इसीलिए मैं यहाँ आया। वैसे तुम्हें मुझसे काम क्या है? यूकी कहता है मैं तुम्हें अपना रिटेनर बनाना चाहता हूँ। लेकिन तभी ग्यानबा कहता है अरे तुम तो होजो क्लैन के हो, है ना? अगर मैं तुम्हें सादामुने को बेच दूं तो वो मुझे कितने पैसे देगा? लेकिन अगर तुम मुझे अच्छी कीमत देते हो तब मैं तुम्हारा साथ भी दे सकता हूँ। और दोस्तों इन तीनों को पता भी नहीं चलता कि कब ग्यानबा ने इनके पर्स चुरा लिए। और इसके बाद ग्यानबा कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बारे में सादामुने को बताऊं तो मुझे 100 कैनमॉन यानी कि 5 मिलियन येन चाहिए। और वैसे अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि दोस्तों बिना पैसों के ग्यानबा किसी का सगा नहीं होता। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे मायने रखते हैं। और ग्यानबा को लगता है कि यूकी उसे इतने पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि यूकी की खुद की हालत फटी पुरानी है। लेकिन यूकी कहता है तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी होंगे, तुम्हें कोई राज्य नहीं चाहिए? क्योंकि अगर तुम मेरी मदद करोगे मेरे साम्राज्य को फिर से जीतने में, तब कम से कम जीतने के बाद मैं तुम्हें एक राज्य तो दे ही सकता हूँ। सच में तुम कितने अच्छे हो कि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, ना कि कोई राज्य। और ये बातें सुन ग्यानबा बौखलाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेचारा ग्यानबा खुद हैरानी भरी हालत में बैठा होता है। सो तभी शिजुकू उसे जाकर कहती है हमारी सुबा ग्रांड श्राइन तुम्हारे डेली एक्सपेंसेस का अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन सच में क्या तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए? क्योंकि यूकी के साम्राज्य को जीतने के बाद वो तुम्हें एक राज्य दे सकता है जिससे तुम्हें हजारों कैनमॉन मिलेंगे। और इसके बाद कोजीरो आकर कहता है इस वक्त या तो तुम कुछ चिल्लर रख लो या फिर हमारे लॉर्ड की सेवा करके अपने भविष्य को सुनहरा कर लो।
तो क्या कहते हो, ये ऑफर तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगा। सो तभी गेनबा इन दोनों से ही दूर हो जाता है और इसके बाद सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। और इसी वजह से इसके बाद वो यूकी से कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एम्परर का इंपीरियल कमांड चुरा कर लाऊं, है ना? लेकिन मेरी एक शर्त है। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि सादामू ने उस इंपीरियल कमांड को अपने सीने से लगाए हुए हैं और उस जगह पर गेनबा भी आ चुका था और वो अपने साथ यूकी को भी लेकर आया था। और यही उसकी शर्त थी कि वो इसे चुराने के लिए तभी आएगा जब यूकी उसके साथ आएगा। और यूकी भी आने के लिए आसानी से तैयार हो गया क्योंकि वही चाहता है कि गेनबा उस इंपीरियल कमांड को चुराए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को बहुत संभलना होगा वरना इन दोनों की हालत भी कुछ ऐसी हो जाएगी। दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर कोजीरो और अयाको भी होते हैं और कोजीरो को अभी भी गेनबा पर भरोसा नहीं होता। लेकिन अयाको कहती है कि इसे लॉर्ड योरिशिगे ने रिकमेंड किया है तो हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी ओर गेनबा और यूकी को पता चलता है कि वो इंपीरियल कमांड 3 लॉकर रूम में रखा हुआ है और गेनबा को उसे चुराने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत है उस लॉकर रूम का ख्याल रख रहे ये 2 गार्ड्स। और इसके बाद हम देखते हैं कि गेनबा बहुत ही आसानी से उछलते हुए दूसरी ओर चला जाता है और इसके बाद यूकी के आने के लिए भी एक रस्सी लगा देता है। लेकिन यूकी उस रस्सी को खींचने लगता है। वैसे इसके बाद ये दोनों छुपते हुए गार्ड्स से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए इन दोनों के बीच कुछ बातचीत भी होती है। लेकिन यहाँ गेनबा यूकी से कहता है, हमें दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। दिल बेवकूफ होता है, आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है। अगर हमारे पास पैसा हो तो हम लोगों से जो चाहे वो करवा सकते हैं। एक बार एक औरत ने अपना काम करवाने के बाद मुझे पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद मैंने उसके घर जाकर उसके सारे अनाज को खराब कर दिया। और अब यूकी को समझ आता है कि आखिर क्यों गांव में हर कोई गेनबा को पसंद नहीं करता। वैसे इसके बाद गेनबा आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद यूकी को थोड़ी घबराहट होने लगती है और वो जरा झांक कर देखता है। उसके थोड़ी ही दूरी पर सादामू था। इसके बाद यूकी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे भाग जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गेनबा प्लान बनाकर उसे यहाँ लेकर आया है। लेकिन दूसरी ओर सादामू ने उन 2 गार्ड से कहता है, नॉर्थ की ओर जरा एक दिक्कत हो गई है, उसे जाकर फिक्स करो क्योंकि अगर दुश्मन हम पर आज हमला करते हैं तो उन्हें संभालने में हमें दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए जल्दी जाओ। और सादामू के चिल्लाने की वजह से वो दोनों गार्ड्स जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों असल में तो ये सादामू था ही नहीं, ये होता है गेनबा। जिसके बाद ये दोनों लॉक्स को तोड़कर उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर इंपीरियल कमांड था। और यहाँ अब यूकी को गेनबा बहुत अजीब लगने लगता है और इसके बाद गेनबा को वो इंपीरियल कमांड मिल जाता है। उसे लेने के बाद गेनबा कहता है, मैं जो चाहे चुरा सकता हूँ, किसी का भी रूप ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पैसे पर यकीन रखता हूँ। और क्या तुम किसी ऐसे शख्स पर भरोसा कर सकते हो जो सिर्फ पैसे को चाहता हो? और अब गेनबा यूकी का ही रूप ले लेता है। तुम्हें बहुत सारे लोग पहले ही धोखा दे चुके हैं, है ना? और तभी हम देखते हैं कि किसी को उस कमरे में से उन दोनों की आवाजें आने लगती हैं। जिसके बाद ये आदमी कहता है, गोरो जाओ जाकर सादामू को जगाओ और बाकी के रिटेनर्स को भी। और दोस्तों ये वही शख्स होता है जो सुनने में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है और ये कहता है, ये दोनों बच्चे अब मेरे हाथों मरने वाले हैं। सो दोस्तों क्या सच में यूकी और गेनबा यहाँ मारे जाएंगे? जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड इन द एंड सायोनारा।